हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू क्लास ऑफ फिजिक्स। दोस्तों, आज हम फ्रिक्शन मीन्स घर्षण चैप्टर का यहाँ पे फुल फ्लैश वीडियो है, जिसमें मैं घर्षण चैप्टर मतलब फ्रिक्शन जो चैप्टर है उसकी मैं पूरी डिटेलिंग करने जा रहा हूँ। पूरा आपको इसमें कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब इससे बेस जितने भी प्रॉब्लम होंगे ना, आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए तब स्टार्ट करते हैं इस फ्रिक्शन चैप्टर को ना। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि फ्रिक्शन होता क्या है ना। तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक ब्लॉक ले लेता हूँ। एक मैं ऐसे ब्लॉक बना ले लेता हूँ। और इस सरफेस है ना, एक किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? रफ है ना, स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है, रफ है। और इसका मास मैं मान लेता हूँ स्मॉल एम, ठीक है। अब यहाँ से एक फोर्स इसको एक पुल करता है ना, रस्सी बांध के मैं पुल करता हूँ एफ से। एफ फोर्स से मैं इसको खींचता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा? इस बॉडी के यहाँ पे नीचे लगेगा, नीचे लगेगा इस बॉडी का वेट। वेट जो है नीचे लगेगा। क्या लगेगा? W इज इक्वल टू एम जी ना, W इज इक्वल टू एम जी लगेगा। अब फिर इस बॉडी के ऊपर लगता है नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स जो होगा ऊपर लगेगा ना, और नीचे लगेगा एम जी। मतलब कोई भी चीज है, मान लीजिए ये मार्कर है, अगर मैं इसको रख देता हूँ, अगर ये ऐसा इस पे रखूंगा, तो मार्कर के नीचे mg लग रहा है ना, इसका मास प्लस इनटू ग्रेविटी, मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है इसका वेट बोलता है ना, नीचे लगता है। और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। मान लीजिए फ्रिक्शन स्मॉल एफ लग रहा है ना। तो अब ये जो पूरा आप स्केच देख पा रहे होंगे, इसी से आप समझ जाएंगे कि आखिर फ्रिक्शन होता क्या है। अब देखिएगा, यहाँ से एक फोर्स है एफ, इसको इस ब्लॉक को खींच रहा है। अब यहाँ पे ऐसे मान लीजिए मार्कर है, इसको जब मैं खींच रहा हूँ, एक रफ सरफेस है, इसको जब मैं खींच रहा हूँ तो ये नीचे ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में इसको, इस बॉडी को अपोज कर रहा है। जो ये रिलेटिव मोशन है जो मैं खींच रहा हूँ, और पीछे से एक फोर्स खींच रहा है, वो कौन सा? वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे ये क्या है? अब भाई ये सरफेस है, जी हाँ, ये सरफेस हो गया। अब ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बॉडी यहाँ पे कांटेक्ट में है ना, इसको हम बोलेंगे सरफेस ऑफ कांटेक्ट ना, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये मार्कर है, ये कोई रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है। अब जब इधर से एक यफ फोर्स लग रहा है, इधर से इसको पुल किया जा रहा है, तो इस साइड से इसको खींचने में मेरे को टाइम लग रहा है ना, मेरे को ज्यादा मेहनत करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस बॉडी को अपोज कर रहा है, इस बॉडी को अपोज कर रहा है, इसको जाने नहीं दे रहा है। तो वो पीछे लग रहा है, कौन सा लग रहा है? एफ हो गया। अब ये नॉर्मल रिएक्शन, तो पहले देखते ना ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए अगर कोई ऐसे रहता है ना, ऐसे कोई ट्राइंगल रहता, इस पे अगर बॉडी रखी रहती, इस पे बॉडी अगर रखी रहती, तो EMG कुछ नीचे लगता, EMG कुछ नीचे लगता अगर मास EM है, ठीक है। और तब नॉर्मल जो फोर्स है ये आपका ऊपर लगता है ना, ऐसे लगेगा ना कि ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस यहाँ पे ए है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 एंगल बनाना होगा उसको, क्यों? परपेंडिकुलर में 90 एंगल बनता ही है ना। अब देखिए, तो यहाँ से हम इसको सीधे इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या है भैया? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ना। ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे सीधे मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, एक नॉर्मल जो रहेगा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, और जो नीचे लगेगा वेट जो होगा mg नीचे लगेगा। अब ये जो नीचे का फोर्स लग रहा है, नीचे का लग रहा है, फिर ऊपर लग रहा है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं N इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कोई भी बॉडी खड़ी है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा वेट नीचे कितना लग रहा हो, मान लीजिए मैं अगर 50 kg का हूं, यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, और एक सरफेस है, अगर मैं 50 kg का हूं,
50 kg का हूं तो नीचे लग रहा होगा एक फोर्स दैट इज mg, मतलब वेट लग रहा होगा mg। मास कितना है 50 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए ना। नॉर्मल और वेट का यूनिट न्यूटन रहेगा, ना कि आप केजी लिखेंगे ग्राम लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो नीचे का वेट लग रहा है, वेट एक फोर्स है ना, तो आपको न्यूटन लेना है। तो ये चीज तो बाहर की हो गई। अब देखिए इतना हमने समझा, नॉर्मल हो गया, फिर ये हो गया फोर्स इधर से लग रहा। अब ये बॉडी है आगे जा रही है पीछे से, तो यहां से हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट बता सकते हैं। पहला क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है भैया, कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स ये तो सबको पता है, क्यों नहीं भैया। अब एक कांटेक्ट में है ना, अब ये देखो बॉडी कांटेक्ट में तभी तो फ्रिक्शन लगेगी। अगर ये बॉडी ऊपर है तो ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा कोई नहीं फ्रिक्शन है। जब ये बॉडी इसमें टच की है ना, ये टच किया है, इसे मूव कर रहा है, कोई खींच रहा है या ढकेल रहा है, तब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होगी ना। तब एक क्या हम बोल सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक, अब दूसरा क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये अपोज कर रहा है इसको ना, इसको खींच रहा है, ये आगे लेके जा रहा है, फिर एक पीछे से खींच रहा है। आगे कोई खींच रहा है ना, तो ये नीचे से उस बॉडी को अपोज कर रहा है, ये बॉडी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, अब फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या भैया, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स जो है आप पढ़ेंगे वर्क फॉर एनर्जी में बहुत डिटेल से, तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। बस आप इतना जानिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, एक विस्कस फोर्स भी होता है, विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, वो भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ये विस्कस फोर्स क्या होता है, मतलब मान लो दो लिक्विड है ना, ऐसे कोई दो लिक्विड रखा है, नीचे कोई दूसरा लिक्विड है, ऊपर कोई दूसरा लिक्विड है, और इन दोनों लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगेगा वो विस्कस फोर्स लगता है ना, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स जैसा रहता है। तो वो चीज हमको नहीं पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं भाई फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब देखो ये नॉन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चलिए ठीक है, इतना चीज हमको जानना था। अब हमने सब कुछ देख लिया। नॉर्मल क्या है भाई, परपेंडिकुलर लगेगा। अब ये W इज इक्वल टू एम जी होता है, एन डब्ल्यू और एम जी ये इक्वल में रहेगा ना। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, बस आपको इतना जानना है ना। फ्रिक्शनल फोर्स में इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना जान लिए। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं। मेन पार्ट यही है, अगर आपको ये टाइप्स सबको पता नहीं होता है, पता होता है लेकिन समझ में नहीं आता है ना, तो अगर आप इसको समझ लिए तो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि टाइप्स पे चलते हैं इसके। और हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताई है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला भी होगा ना। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल एफ से ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे आप जान लीजिएगा, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। एफ इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स का। अब भैया ये म्यू क्या है, नहीं मतलब ये क्या है, हद है, ये इसको म्यू क्यों बोल रहे हैं। देखो इसको आप ऐसे लिख लेना कि ऐसे जो रहता है इसको हम म्यू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। अब ये म्यू क्या होता है, इसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना नीचे, म्यू होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो मैं बताता हूँ, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है। जो म्यू है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, एक किस मटेरियल से बना है इसकी कोफिशिएंट, ये म्यू जो है मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसको आपको निकालना नहीं है, ये क्या रहेगा, गिवन रहेगा, क्या रहेगा, गिवन रहेगा। इससे आपको मतलब नहीं है, ये दिया रहेगा लेकिन मेन काम यही करेगा। अब ये नॉर्मल क्या है, एन जो है आपका नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ना। अब आप सोच रहे भैया ये एफ इज इक्वल टू म्यू एन दिया है, बहुत आसानी से हम निकाल ले जाएंगे, क्यों नहीं निकाले जाएंगे। अब ये क्या रहेगा, गिवन रहेगा,
अब एक इवन रहेगा एन, हम किससे निकाल लेंगे, mg से। mg तो यहाँ पे आपने बताया एन इज इक्वल टू mg होता है। मास दिया है, ग्रेविटी हमको पता है ये 10 होता है। मास मान लीजिए 10 दिया है, तो हम यहाँ पे रख के 10 10 100 हो जाएगा, और म्यू दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। होगा, लेकिन उसके पहले आपको पता रहना चाहिए जो टाइप्स हैं उसको बहुत आसानी से आपको पता रहना चाहिए, तभी जाके आप कर पाएंगे ना। तो चलिए अब टाइप्स बढ़ाते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, F इज इक्वल टू म्यू एन होता है ना, म्यू एन, ठीक है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स हो तो सबको पता है। नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू mg, ठीक है। चलिए टाइप्स देखते, हाँ तो अब टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। उससे पहले आपको सरफेस के भी बारे में ही आपको ज्ञान रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ सरफेस लिख देते हैं ना, सरफेस भी आपको पता रहना चाहिए। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ, तो उस चीज को मैं आपको बता देता हूं, तभी आप समझ पाएंगे। एक होता है भैया स्मूथ, स्मूथ सरफेस, और एक होता है रफ सरफेस ना, एक होता है रफ सरफेस। अब देखो स्मूथ और रफ का क्या मतलब है। स्मूथ मतलब होता है पूरा प्लेन रहे, मुलायम, उसमें कोई रफनेस नहीं है ना, कोई यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग, कैसे लगेगा देखते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक है, चलिए मान लेते हैं एक ब्लॉक है, सही बन जा भैया, हाँ जी, ये ब्लॉक हो गया ना। अब ये एकदम प्लेन है, इसमें कोई रफनेस नहीं है ना। ये जो सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस नहीं होता है जो एकदम प्लेन रहता है, लेकिन मानते हैं, फिजिक्स में मानते हैं ना स्मूथ सरफेस ना, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ऐसा कोई होता नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा भैया ये तो प्लेन है ना, इसे हम बोलेंगे स्मूथ सरफेस। नहीं, इसमें भी रफनेस है, वो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन रफनेस रहता है, ठीक है ना। लेकिन हम इस फिजिक्स में मानते हैं कि स्मूथ सरफेस होते हैं, तो स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ ऐसे नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मूथ है ना, रफ रहेगा तो मैं ऐसे बताऊंगा, ठीक है। इसका मास यम मान लेते हैं, इसका मास यम है, तो नीचे भैया mg लगेगा, नीचे mg लगेगा। अब यहाँ पे इधर फ्रिक्शन कुछ नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या जीरो है, क्यों क्यों नहीं लगेगा। अगर हम इसको खींच रहे हैं, यफ फोर्स से खींच रहे हैं, मान लो ये कोई एकदम स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है, आपने इमेजिन किया होगा, कहीं बर्फ है आपने देखा होगा, तो बर्फ पे कुछ भी रखो, थोड़ा सा फोर्स लगा दो ना, वो सड़क से नीचे चला जाएगा तुरंत, मतलब कुछ ही सेकंड में नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि उसको अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने देखा। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, F इज इक्वल टू होता है म्यू एन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, फॉर्मूला हमने F इज इक्वल टू म्यू एन पढ़ा था, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो जीरो है। यहाँ पे म्यू जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। जब कोई स्मूथ सरफेस रहता है तो म्यू क्या होता है, ये जीरो के बराबर रहता है। तो यहाँ पे जब जीरो आ गया, जीरो इंटू एन ऑलरेडी क्या होगा जीरो, तो उसी को मैंने लिख लिया एफ इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं एफ नेट की बात करूं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है, आपने पढ़ रखा है जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, उसको डेराइव किया होगा, ठीक है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए है, ठीक है। अब एफ नेट को खींचने वाला कौन है, एफ है, रोकने वाला माइनस जीरो, जीरो ही ना, फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन हम निकालें तो एफ बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ बाई एम आ रहा है ना। अब बात करते हैं हम रफ सरफेस की। अभी तो हमने स्मूथ सरफेस को देखा, इसका भी मान लेते हैं एम है, एफ फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। कुछ फ्रिक्शनल फोर्स मान लीजिए एफ इधर लग रहा है, नहीं लग रहा पता नहीं, अभी देखते हैं, चलिए इसको मैं बाद में बताता हूँ ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला म्यू जीरो के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे म्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। म्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, म्यू जीरो से बड़ा रहेगा ना, म्यू जीरो से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसका आप देखो हम क्या बता सकते हैं इससे, ये बॉडी कांटेक्ट में भैया समझ लेना, हाँ जी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, सॉरी एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी पता चल गया जीरो की इक्वल नहीं है, तो कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एफ मान लेते हैं, एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, ये तो लगेगा ही,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो है ही नहीं, जीरो से इक्वल नहीं, तो सीधे यही हो गया। अब इसमें अगर एफ नेट की बात करें, एफ नेट इज इक्वल टू एम में होता है। अब देखो खींचने वाला फोर्स कौन है? एफ, माइनस रोकने वाला स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू, ए नीचे आ जाएगा इसके, तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ बाई एम। यहाँ पे एक्सेलरेशन ई निकल के आ रहा है ना। अब देखो डिफरेंस क्या है, आपको बस इतना इसमें जानना था कि जो स्मूथ सरफेस है उसका म्यू जीरो है, म्यू जीरो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, और रफ सरफेस का म्यू क्या रहेगा? जीरो से बड़ा रहेगा। जीरो से बड़ा रहेगा तो भैया क्या क्या मतलब है कि इसमें रफनेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इस बस इतना आप जानो, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता, इसमें रहता। बस एक कॉन्सेप्ट बस आपको बताना था कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेसिकली इसके तीन टाइप होते हैं ना। बहुत ध्यान से इस चीज को आपको समझना है। इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट वाइज सीखना कि क्या मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से गौर करना। आप देखो, पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको मैं स्मॉल एफ लिख देता हूँ, नहीं चलो लिख ही देता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको शायद पता हो, अगर पता है तो भैया बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि अब जानने वाले हैं। अब देखो स्टैटिक का मतलब ये होता है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब ये होता है रेस्ट, तो लिख लो, किस बात की इंतजार, लिख लो। काइनेटिक मतलब मोशन, इस चीज को अब लिख लो। अब देखो समझना क्या है, स्टैटिक क्या होता है, लिमिटिंग क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है। ये जो होता है ना, ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटिव है। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आया तो मतलब एक नहीं आया ना तो कुछ नहीं आएगा। चलो देखते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसान से। तो मान लो ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, ये नीचे एक सरफेस है ना, इसको ध्यान से देखना, अगर दिख रहा हो, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो सरफेस है ना, ये क्या होगा भैया? रफ होगा, ये तो कॉमन सी बात है ना, ये सरफेस रफ होगा। तो ये देखो, ये कोई बॉडी, ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इस साइड से मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, वो फोर्स लगा रहा हूँ। तो जो फोर्स लगा रहा हूँ ना, देखो अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी मूव नहीं कर, मैं फोर्स लगा रहा हूँ बट ये बॉडी मूव नहीं कर रही। तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इस चीज को मैं बोलता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी बॉडी रेस्ट पर है लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ। कोई चीज देखते हो, कोई भारी वजनी चीज रहती है तो उसको आप धक्का देते हो, तो उसमें फोर्स अब लगाते हो, उसके बावजूद भी वो बॉडी मूव नहीं करती है, तो वहां पे क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन ना। अब देखो सेकंड केस में क्या बोल रहा हूँ, पहला क्या बोला हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, ठीक है। अब मैं देखो लिमिटिंग की बात करूँ, अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे बॉडी मूव करे। अब बॉडी जस्ट अबाउट एकदम स्टार्ट की है मोशन, जैसे मैं फोर्स को बढ़ाया हूं ना, तो बॉडी क्या है, मोशन थोड़ा सा बढ़ा दी है, मतलब बढ़ाई नहीं है, चालू कर रही है। अब मोशन चालू होने जा रहा है, तो ये जो फोर्स होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मैं फोर्स बहुत ज्यादा लगा दिए, बॉडी मूव करने लगी। अब बॉडी मूव करने लगी क्या मतलब? काइनेटिक फ्रिक्शन ना। देखो बहुत आसान से बताया, मैं फोर्स लगा रहा हूँ किसी बड़े वजनी बॉडी पे, फोर्स लगा रहा हूँ खूब ज्यादा, बॉडी मूव नहीं कर रही, तो क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इतना फोर्स लगा दी ना, बॉडी अब एकदम मतलब चालू होने जा रही है, मोशन धीरे धीरे मूव कर रही है, तो रहेगा लिमिटिंग। लिमिट फोर्स जो है ना, उसको स्टार्ट करने में, उसको रेस्ट से ना मोशन में लाने के लिए वो चीज होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन भाई तेज हम फोर्स लगा दिए, मूव करने लगे। हाँ, तो ये चीज आपको समझना था। ये चीज अगर समझ गए तो भैया बहुत बढ़िया बात है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कुछ ऐसे करके लिखते हैं, एफ स्मॉल एफ, एस मतलब स्टैटिक, इसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लिखते हैं एफ एस स्मॉल एफ, और लिम लिखते हैं, लिम भी लिखते हैं, और एक और तरीके से लिखते हैं एफ एस मैक्स भी लिखते हैं ना। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, तो आप इसी को लेके चलो, आपके लिए और आसान रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन को ऐसे लिखते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफ
के, इसका ऐसे डिनोट करते हैं ना। अब देखो सबका फॉर्मूला, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोला मैंने कि फोर्स अप्लाइड, मैं बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, तो क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम फोर्स जो हम बॉडी पे लगा रहे हैं, वो बॉडी अब अपना चाल चालू कर दी है ना, तब बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन कर रही है, मोशन में है मतलब फोर्स लगाए और मोशन करने लगी, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ जी, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एफ एस का क्या है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन में होता क्या है, इसमें होता है एफ एस जो है इक्वल हो जाता है एफ की, मतलब अप्लाइड फोर्स। मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जितना फोर्स, ये कोई ब्लॉक है, ऐसे समझना, ये ब्लॉक है ना और ये रफ सरफेस, ये वहां से हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी इतनी हैवी है कि ये मूव ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो इसका ना एफ एस होगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो 10 न्यूटन होगा। क्या होगा, 10 न्यूटन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ना, तो यही आपको बताना था। अब देखो ये तो सही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम बोल सकते हैं एफ एस लिम इज इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन। अब देखो भैया आपने बताया कि म्यू होता कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अभी म्यू एस कौन सी वाला है, ठीक है ना, इसको आपको समझना होगा। अब देखो म्यू एस क्या, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट, अभी उसमें हम देख रहे थे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब इसमें बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एस लगा ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं अगर लगाया रहता तो क्या हो जाता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे एस लगा हुआ है मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आप लिख लेना कहीं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स ना। अब देखो काइनेटिक क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक का फॉर्मूला हो गया एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। भैया म्यू के क्या है, बस वही सेम चीज, बस काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बस कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये देखो ये जो म्यू होता है ना, म्यू होता है ये नेचर पे डिपेंड करता है, जो कांटेक्ट में है बॉडी जिसके, उसका नेचर क्या है, वो मटेरियल कैसा है ना, उस पे डिपेंड करता है। ये हमेशा क्या होता है भैया, ये होता है गिवन, मतलब दिया हुआ होता है, ये दिया हुआ होता है, तो इससे हम पता कर। स्टैटिक फोर्स क्या होता है भैया, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है। लिमिटिंग फोर्स वो मैक्सिमम फोर्स स्टैटिक का जो लगा रहे हैं, बॉडी अब एकदम मोशन करने जा रही है ना, तो क्या बोलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है। ये तीनों चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। एक चीज और आपको जानना है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। देखो ये ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं एफ एस लिम इज ग्रेटर देन, क्या होता है, एफ के ना, तो यहाँ से पूछ सकते हैं एफ एस लिम क्या होता है भैया, ये होता है म्यू एस इंटू एन ग्रेटर देन म्यू के इंटू एन से एन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये भी म्यू एस ग्रेटर होगा म्यू के से ना, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट थे। अब देखो बेसिक नहीं, आपको सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने सब कुछ बता दिया। अब आपको एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट से आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। अगर अब भी कोई डाउट है ना, वो खत्म होने वाला है। तो चलिए चार्ट देखते। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन में इस सब चार्ट में आपको दिया हुआ कंटेंट दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे ना, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला। अब देखो इसमें क्या दिया, एक बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं, सरफेस पे रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल एक सरफेस है ना, रफ सरफेस है, उस पे रखा हुआ एक ब्लॉक 1 kg का। एक फोर्स लग रहा है, या फोर्स से खींच रहा है। इसमें दिया हुआ है म्यू एस दिया है 0.4 और म्यू के दिया 0.4 और जी का वैल्यू दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है ना। अब देखो पहला बोल रहा
पहला करा फोर्स अगर 0 न्यूटन लगे, अगर यहाँ पे 0 न्यूटन लगे तो पहले हमको फॉर्मूला हमारा क्या था, F इज इक्वल टू म्यू म्यू एन था ना। तो पहले हम नॉर्मल निकाल लेते हैं। एन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एन इज इक्वल टू एम जी होता है। इसी बॉडी के जस्ट नीचे नॉर्मल लगेगा एम जी, ठीक है। तो यम कितना है, यम 1 है, 1 ले लिए, इंटू जी 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 10 न्यूटन ना। अब देखो नॉर्मल हमारा 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे म्यू एस दिया हुआ, तो हम एफ अब निकालते हैं ना, मतलब एफ तो 0 न्यूटन दिया ही है, अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या है 0 न्यूटन, भैया फोर्स 0 न्यूटन है तो मतलब ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, है ही नहीं। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वो भी कॉमन सी बात, वो भी क्या रहेगा 0 होगा ना। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। अब देखा है 2 न्यूटन, मान लीजिए 2 न्यूटन दिया, हमने नॉर्मल निकाल रखा है 2 न्यूटन, सॉरी नॉर्मल दिया है 10 न्यूटन निकाला है जो। अब यहाँ पे अगर ये 2 न्यूटन है ना, 2 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं तब क्या होगा। अब फोर्स लग रहा है ना, फोर्स पहले तो फोर्स नहीं लगा, 0 सब 0 लिख दिए ना, लेकिन अब फोर्स लग रहा है। ध्यान से सुनना, पहले हम निकालते हैं लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एफ एस लिम इज इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू एन। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों निकालते हैं, हम निकालते हैं वह फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का वह मैक्सिमम फोर्स जिससे लगाने पर उस वो बॉडी एकदम मोशन स्टार्ट किए, दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन ना। अब देखो म्यू एस दिया हुआ भैया, म्यू एस 0.5 है, 0.5 इंटू एन कितना 10 है, तो ये कितना हो गया 5 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो इससे क्या पता कल, अब इससे हम लिख दें, मतलब आंसर 5 न्यूटन हो गया, यह 5 न्यूटन हो गया। नहीं ये गलत हो जाएगा, ये लिखना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब देखो ये बता रहा है, इससे हमको ये पता चला 5 न्यूटन फोर्स चाहिए वो उस बॉडी को मूव करना। अगर हम 5 न्यूटन इस पे लगा रहे हैं, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तब वो बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट ना, तब मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन फोर्स कितना लग रहा है 2 न्यूटन। तो मैंने क्या बोल रखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन में बोला था कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो किसके इक्वल होगा भैया, अप्लाइड फोर्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एस हो जाएगा 2 न्यूटन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉडी मूव कर ही नहीं रही है, तो जितना फोर्स लग रहा है वही क्या हो जाएगा, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है एफ नेट इज सही से लिखा हो जाए भैया, हाँ एफ नेट इज इक्वल टू एम में होता है, तो एफ नेट खींच कौन रहा 2 न्यूटन, हाँ खींच रहा है 2 न्यूटन, और रोक कौन रहा है भैया 2 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना 1 इंटू ए, तो यहाँ से 0, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 हो गया। जब बॉडी मूव ही नहीं कर रहे तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा, वो तो कॉमन है। सेकेंड पार्ट देखा ना, अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। अब ये तो कॉमन चीज है, इतना न्यूटन चाहिए इस बॉडी को मूव करने के लिए। अब देखो यहाँ पे 4 न्यूटन लग रहा है, तो 4 न्यूटन है तब भी नहीं मूव करेगा, हाँ तब भी नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब यहाँ पे सोच रहे हो कि भैया एफ एस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लिमिटिंग नहीं भैया, स्टैटिक हो गया, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है ना। यही चीज सब पता करने में ना गड़बड़ करते हैं लोग। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो पहले क्या किया जाता है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिए तो हमको पता चल गया कि हाँ इतने फोर्स की जरूरत है उस बॉडी को मूव करवाने के लिए, लेकिन लग रहा है 4 न्यूटन, तो क्या होगा बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, स्टैटिक है, तो क्या होगा वही हो जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, 4 न्यूटन है, स्टैटिक है भैया, स्टैटिक है तो बॉडी मूव करेगी ही नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, जी एक्सेलरेशन 0। अब देखो यहाँ पे 6 न्यूटन लग रहा है, 6 न्यूटन, हमको 5 न्यूटन चाहिए था बॉडी को मूव करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे 6 न्यूटन मतलब बॉडी मूव कर रही है, तो क्या करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। तो एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू, सॉरी यहाँ पे एन सीधे लिख भाई एन, हाँ तो म्यू के कितना है 0.4 दिया है, म्यू के यहाँ पे दिया 0.4 इंटू 10, तो कितना हो गया 4 न्यूटन। तो यहाँ पे एफ के आ गया कितना आ गया 4 न्यूटन, एफ के आ गया 4 न्यूटन ना। अब ये मत सोचो इसमें भी 4 न्यूटन इसमें भी 4 न्यूटन, इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, आया है इतना, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ई होता है। एफ नेट खींच कौन रहा है, 6 न्यूटन से खींच रहा है, 6 न्यूटन। रोक कौन रहा है, 4 न्यूटन से। वो काइनेटिक फ्रिक्शन रोक रहा है। अब मास कितना, 1 इंटू ए कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए। तो कितना हो जाएगा ए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। ये देखो कॉमन सी चीजें हैं, सब कॉमन सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब देखो यहाँ भी बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो कितना होगा, बस सिंपल यही होगा, एफ के इज इक्वल टू 4 न्यूटन। बॉडी मूव कर रही है। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। खींच कौन रहा है, 10 न्यूटन से, यहाँ 10 न्यूटन से खींच रहा है। 10 माइनस रोक कौन रहा है, 4 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू 1 ए। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 10 में से 4 माइनस करोगे 6 होगा ना। अब इसको ए को 1 को नीचे लाओगे तो 1 मतलब 1 ही हो गया, 6। तो ये कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो भाई, ये जो चीज़ें मैंने बताया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताया कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो सबसे पहले मेन फंडा आपको इसी पे फोकस रहना चाहिए। हमको निकालना है कि मैक्सिमम कितना चाहिए उस बॉडी को मूव करवाने के लिए ना। ये चीज़ आपको पता होगी तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट वीडियो पसंद की होगी। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके लेके आना है। लेके नहीं आता कमेंट कर दीजिएगा, उतने में मैं समझ जाऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप, मतलब आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राम गीत एकेडमी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।